पिछली क्लास के अंदर प्रीवियस क्लास में जिस टॉपिक पर बात करी थी वो था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपको ये प्रूव किया था कि किसी भी तरह से एनर्जी का लॉस नहीं होता, ना एनर्जी प्रोड्यूस की जाती, ना डिस्ट्रॉय होती, ना उत्पन्न होती, ना नष्ट होती, बल्कि ट्रांसफॉर्म है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो था वो केवल कन्वर्ट होती है, परिवर्तित होती है। इसी पे बात करी थी। और इसको जब मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर हमने प्रूव किया, जब हमने उसको मैथमेटिकली गणितीय रूप में प्रूफ किया, तो प्रूफ किया W इक्वल टू Q जो था वो आपने उसको प्रूफ किया था। नेक्स्ट लिखिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ही लिखिएगा प्रूफ दैट प्रूफ दैट प्रूफ दैट प्रूफ दैट चेंज प्रूफ दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी prove that change in internal energy 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 change in internal energy is equal to is equal to is equal to absorbed heat 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 at constant volume at constant volume at constant volume at constant volume हिंदी में सिद्ध करो कि स्थिर आयतन पर 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 आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन सिद्ध करो कि सिद्ध करो कि स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन सिद्ध करो कि स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन स्थिर आयतन पर स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन अवशोषित ऊष्मा के बराबर होता है अवशोषित ऊष्मा के बराबर होता है अवशोषित ऊष्मा के बराबर होता है। जब उसको इन शॉर्ट पूछा जाता है थर्मोडायनेमिक में तो उसने क्या कहा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इट मींस क्या हो जाएगा, डेल्टा E किसके बराबर है, एब्जॉर्ब हीट, मतलब क्या हो जाएगा, Q। अब ये जो आपको बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, थर्मोडायनेमिक में कई बार इन शॉर्ट जब पूछा जाता है तो जिसको कांस्टेंट रखा जाता है, जिसको स्थिर रखा जाता है, उसको कंपोनेंट घटक के रूप में जो था वो लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर इन शॉर्ट बस केवल इतना कहना होगा, प्रूव दैट डेल्टा E इक्वल टू QV। V प्रोडक्ट में नहीं है, मतलब इनटू नहीं है, यहाँ पर नीचे कंपोनेंट है। तो ये समझ जाइएगा कि वो जो पूरा स्टेटमेंट लिखा है अगर उसको शॉर्ट में लिखा जाए तो इस तरह से लिखा जाएगा। चाहे तो जहां ये लिखा है उसके नीचे नोट कर ले, डेल्टा E इक्वल टू QV। डेल्टा E इक्वल टू QV, इसका मतलब है आंतरिक ऊर्जा की बात की जा रही है। आंतरिक ऊर्जा से रिलेटेड जब भी कोई किसी भी तरह का रिलेशन, किसी भी तरह का प्रूफ करना हो, इसका मतलब वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग ही होगा, वो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ही होगा। यहीं से स्टार्ट करें कि एक सिस्टम है, इस सिस्टम की इनिशियल इंटरनल एनर्जी, प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा जो था वो E1 है। हम इसको Q हीट जो था वो सप्लाई करते हैं, या हमने इसको Q हीट जो था वो सप्लाई करी। Q हीट सप्लाई करी तो सिस्टम ने W वर्क जो था वो किया। इसके बाद इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी जो था वो कितनी हो गई, Q2 जो था वो हो गई, है ना, Q2 हो गई। तो अब फिर वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो था वो बात करें तो क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू E1, या इंटरनल एनर्जी के अकॉर्डिंग दोनों बात है, E2 इक्वल टू E1 प्लस Q प्लस W। ये था, इतना तो पता था पहले। अब इसको फिर E2 माइनस E1 इक्वल टू Q प्लस W, यह था Q प्लस W। यहाँ पर डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W, तो ये हो गया डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W। अब आपको मालूम है कि इस काम जो था वो कौन कर रहा है, सिस्टम जो था वो कर रहा है ना। तो W इक्वल टू जो था वो क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय सिस्टम, है ना। तो वर्क डन बाय सिस्टम, तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। ये हो जाएगा वर्क डन बाय सिस्टम, इट मींस W इक्वल टू माइनस P डेल्टा
V है ना। तो W की वैल्यू होती है P डेल्टा V। ये और बता दूंगा एक्सपेंशन वर्क प्रेशर वर्क एक्सपेंशन से कैसे आता है ये भी जो था वो प्रूफ कर दूंगा। तो W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V ये आ गया। इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। ये वैल्यू यहां पर पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा डेल्टा E इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। आपसे क्या कहा था, क्या प्रूफ करने को कहा था? नहीं, किस कंडीशन में? कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इट मींस डेल्टा भी क्या हो जाएगा? जीरो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम स्थिर आयतन पर डेल्टा V इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट है मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो डेल्टा V इक्वल टू जीरो। अब डेल्टा V इक्वल टू जीरो, तो V की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन सेकेंड में। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड डेल्टा E इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। डेल्टा V कितना हो जाएगा? जीरो। तो P डेल्टा V क्या हो जाएगा? जीरो था। तो डेल्टा E इक्वल टू क्या गया? Q। यही प्रूफ करना था। लिखिएगा सपोज इनिशियल इंटरनल एनर्जी of the system suppose initial internal energy 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 of the system is even then Q heat then Q heat then Q then Q heat is supplied 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 Q heat is supplied and work done by system and work done by system and work and work and work done by system and work done by system is W then total या final जो भी लिखना then final internal energy या total then final internal energy then final internal energy then final internal energy is E2 then final internal energy is E2 then final internal energy is E2। ये बना के हिंदी में लिखेगा माना किसी तंत्र की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा 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 E1 है प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा E1 है प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा E1 है। तंत्र को Q ऊष्मा देने पर 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 तंत्र द्वारा W कार्य किया जाता है तंत्र द्वारा W कार्य किया जाता है तंत्र द्वारा W कार्य किया जाता है जबकि अंतिम आंतरिक ऊर्जा 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 E2 है जबकि अंतिम आंतरिक ऊर्जा E2 है जबकि अंतिम आंतरिक ऊर्जा E2 है। लिखा यहां पर एक टर्म इस्तेमाल हुई W इक्वल टू
W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। माइनस तो समझ गए होंगे आप क्यों हुआ, क्योंकि इस काम जो था, वर्क जो था वो किसने किया, सिस्टम ने किया, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव जो था वो यूज हुआ, इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक जो था साइन ये इस्तेमाल किया गया। W इक्वल टू पी डेल्टा वी कहाँ से आता है अगर इस टर्म की बात करें, क्योंकि यहाँ पर आपने यूज किया, दूसरे पेज के अंदर जो था वो शायद समझाया हुआ है, इस पर यहाँ बात नहीं करी थी, थोड़ा देर लूंगा। अगर ऑनलाइन है दूसरे बैच के स्टूडेंट्स तो थोड़ी देर लूंगा इस बात को समझाने के लिए, कि नहीं तो इसमें दिक्कत आती रहेगी, कैसे आया ये समझा दूं। तो W इक्वल टू प्रेशर वॉल्यूम है ना, तो ये W क्या है, वर्क है ना, इसमें इस वर्क के अंदर क्या इन्वॉल्व है, प्रेशर और वॉल्यूम, तो इसको कहा जाता है प्रेशर वॉल्यूम एक्सपेंशन वर्क। प्रेशर वॉल्यूम एक्सपेंशन वर्क, दाब आयतन प्रसार कार्य। प्रेशर वॉल्यूम एक्सपेंशन वर्क कैसे जनरेट होता है, क्योंकि हो सकता है कई बार ये पूछा गया कि W इक्वल टू पी डेल्टा वी प्रूव करने को आपसे कहा गया, तो मैंने कहा है क्या ये एक्चुअल में प्रेशर वॉल्यूम एक्सपेंशन वर्क, दाब आयतन प्रसार कार्य, कैसे आता है ये रिलेशन, इस पर थोड़ी देर जो था वो बात करें। लिख लें, हेडिंग लिखना, प्रेशर वॉल्यूम एक्सपेंशन वर्क, दाब आयतन प्रसार कार्य, दाब आयतन प्रसार कार्य, प्रेशर वॉल्यूम एक्सपेंशन वर्क, प्रेशर वॉल्यूम एक्सपेंशन वर्क, प्रेशर वॉल्यूम एक्सपेंशन वर्क, दाब आयतन प्रसार कार्य, प्रेशर वॉल्यूम एक्सपेंशन वर्क, दाब आयतन प्रसार कार्य, दाब आयतन प्रसार कार्य। इसको समझाने के लिए एक काम करते हैं कि एक मान लीजिए कोई भी एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर हम कोई गैस ले लेते हैं, ये गैस को शो कर रहा हूं, ये कोई गैस ली, इस गैस का वॉल्यूम हमने डिसाइड किया, या वॉल्यूम जो था वो कितना था, V1। हमने इसमें प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, प्रेशर को कभी कम कभी ज्यादा करने के लिए, अब प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए हमने यहाँ पर एक फ्रैक्शनल लेस जो था वो पिस्टन जो था वो यूज कर रहा है, घर्षण जिसमें नहीं है वो, क्योंकि अगर हम फ्रैक्शनल होगा बहुत ज्यादा तो एनर्जी पर इफेक्ट पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर जो था एक फ्रैक्शनल लेस जो था वो क्या यूज किया, पिस्टन जो था वो यूज किया, एक फ्रैक्शनल लेस पिस्टन जो था वो यूज किया। थोड़ी देर के लिए मानकर चलें कि ये जो प्रेशर पुट ऑन कर रहा है, ये जो दाब उत्पन्न कर रहा है, ये जो दाब आरोपित कर रहा है वो कितना है। अब ये सिलेंडर होगा तो इसका कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये होता है ना, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यही बता रहा हूं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो था वो कितना हुआ, A। अब किसी वजह से वहां पर वो जो गैस हमने ली थी उस गैस में एक्सपेंशन होता है, वो गैस के अंदर विस्तार होता है, उस गैस के अंदर प्रसार होता है, जैसे ही प्रसार होगा एक्सपेंड करेगी गैस जो था, तो क्या चेंजेस आना चाहिए उसमें, पिस्टन जो था वो मूव करेगा कहां पर, ऊपर की ओर। पिस्टन जो था वो ऊपर की ओर जो था वो मूव करता है, पिस्टन जब ऊपर की ओर मूव करेगा तो वहां पर किस में चेंजेस आएगा, इसमें वॉल्यूम में जो था वो चेंज आएगा। थोड़ी देर के लिए अभी मानकर चलें कि पिस्टन जो था यहां तक आ गया, पिस्टन ये आ गया, पिस्टन ये आया तो वॉल्यूम जो था वो क्या हो गया, चेंज। पहले जो था पिस्टन यहां तक ही था, पिस्टन यहां तक ही था, अब यहां तक वॉल्यूम जो था वो कितना था, V1, लेकिन अब वॉल्यूम जो था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। अब वॉल्यूम जब इंक्रीज हो गया तो इस वॉल्यूम को मान लेते हैं कितना, V2। अच्छा, जो पिस्टन था उस पिस्टन में भी क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस पिस्टन के अंदर भी विस्थापन हुआ, एक्चुअल में वही तो वर्क है कि उस गैस ने जो था उस पिस्टन को जो था वो मूव करा दिया, यही तो काम किया किसने, मतलब सिस्टम ने काम क्या किया कि पिस्टन जो था उसमें डिस्प्लेसमेंट कराया, उसमें जो था वो विस्थापन कराया, तो एक्चुअल में वर्क तो यही है, वर्क यही काम। अगर हम कहें कि इसने सिस्टम ने काम क्या किया है, इस सिस्टम ने, तो आप यही कहोगे कि सिस्टम ने काम ये किया कि इस पिस्टन जो था उसमें एक डिस्प्लेसमेंट कराया, उसमें एक विस्थापन जो था वो कराया। अब इस डिस्प्लेसमेंट को मान लीजिए कि लेंथ जो मान लेते हैं कितनी, L, कि अगर पूछा जाए कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वो कितना था, L, तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिस्प्लेसमेंट तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना मान लिया, L।
अब वर्क क्या होता है वो तो आप जानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आप जितना फोर्स अप्लाई करते हैं वो फोर्स की डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसी के प्रोडक्ट को जो था वो क्या कहा जाता है, वर्क जो था वो कहा जाता है। इट मींस आपको पता है कि वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये सब जानते हैं। तो फोर्स वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। तो वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, मास आप या यूं कहें प्रेशर, प्रेशर इनटू एरिया। हम यहाँ पर अभी सबसे मास के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या है फोर्स, क्या है प्रेशर इनटू एरिया, ये भी पता होगा। तो प्रेशर मतलब बल जो है, फोर्स, फोर्स जो है बल जो है वो किसके बराबर है, दाब इनटू क्षेत्रफल। फोर्स क्या है, प्रेशर इनटू एरिया। इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। ये एफ की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक से, ये समीकरण एक से ये वैल्यू जो था हम इसमें पुट कर दीजिए। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू ए इंटू डी, यही था। इधर तक कोई प्रॉब्लम? तो W इक्वल टू P इंटू ए इंटू P तो जानते ही है क्या है, प्रेशर, प्रेशर, A क्या है एरिया, D क्या है डिस्प्लेसमेंट। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट किसको बता रहा है एक्चुअल में, लेंथ हाइट को बता रहा है। लेंथ हाइट एक ही बात था ना, तो किसको बता रहा है, लेंथ हाइट को जो था वो बता रहा है कि कितनी हाइट तक जो था उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसका मतलब अगर मैं एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट को अगर अलग से कोई एक सिंगल वर्ड देना चाहूं तो ये क्या है, वॉल्यूम। इसका मतलब ए इंटू डी जो था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम। तो हमें ये समझ में आ गया कि W इक्वल टू पी इंटू ए इंटू डी के अंदर ए इंटू डी जो था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम जो था, आयतन को जो था वो दर्शा रहा है। लेकिन जैसे ही आपने मुझसे कहा कि वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है तो मेरे सामने अलग अलग वॉल्यूम आए। एक वॉल्यूम आया कितना, V1, एक वॉल्यूम क्या आया V2, तो एक वॉल्यूम आया V1, एक आया V2। तो एक्चुअल में ये किसको शो कर रहा है, ए V1 को, V2 को, या कुछ और, चेंज, शाबाश, चेंज इन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट। ना ये V1 को रिप्रेजेंट कर रहा, ना ये V2 को रिप्रेजेंट कर रहा, क्योंकि एक्चुअल में A इंटू डी है क्या, A इंटू डी है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये, और L क्या है ये। तो आप वॉल्यूम भी इतना ही लोगे, ये पूरा वॉल्यूम तो ले नहीं सकते है ना इस बारे की बात की जा रही, डिस्प्लेसमेंट कितना है। इसका मतलब यहाँ पर जो A इंटू डी जो है वो चेंज इन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम को बता रहा है, लेकिन कितने, केवल इतना। इतना वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, इतना वॉल्यूम कैसे निकलेगा, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन, ये था। तो A इंटू डी, A इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, या A इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा V। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, W इक्वल टू P डेल्टा V, ये A इंटू डी की जगह क्या लिख दिया, डेल्टा V, ये आ गया W इक्वल टू P, जो उसमें मैंने यूज किया था W इक्वल टू P डेल्टा V। अब वो आप पे डिपेंड करेगा कि अगर वो कहता वर्क डन बाय सिस्टम तो लिख दोगे। अब वो आपसे जैसे एग्जामिनर कहता था प्रूव दैट PW इक्वल टू P डेल्टा V, तो यही है, नेगेटिव चार्ज नहीं है तो हो गया प्रूफ यहाँ पर। लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो बस एक लाइन लिखना, वर्क डन बाय सिस्टम, और आप बता चुका वर्क डन बाय सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव, वर्क डन ऑन सिस्टम इज पॉजिटिव। तो वो आप लिखेंगे। उसके बाद क्या आपको यूज करना है, वो टर्म जो था यूज होने के बाद रिलेशन जो था वो बता दिए, ये बनाने के बाद ये। ये समझ गए ना। इसके बाद मतलब वो आपको देखना पड़ेगा क्या पूछा जा रहा है ना।
कि नेगेटिव या सिंपल पॉजिटिव। पॉजिटिव में तो कोई बात नहीं है, नेगेटिव में एक लाइन जरूर यूज करना पड़ेगी आपको। ये था प्रेशर वॉल्यूम एक्सपेंशन वर्क, दाब आयतन प्रसार कार्य। अब केमिस्ट्री में जब आप एनर्जी से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे तो वो टोटली डिपेंड कर रहा था, किससे रिलेट कर रहा था, इंटरनल एनर्जी से जो था वो रिलेट कर रहा था। एक साइंटिस्ट, ये बात हमको किसने बताई, गिब्स और हेल्महोल्ट्ज करके साइंटिस्ट जो था, उन्होंने एक्सप्लेन करने की जो था वो कोशिश, उन्होंने एक्सप्लेन जो था वो किया। इसके बाद एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था हेंस, हेंस करके एक साइंटिस्ट आया। जब आप इसको प्रैक्टिकली अटेम्प्ट करते थे, मतलब थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया गया तो सब कुछ सही दिख रहा था, सब कुछ बेहतर था किसी भी तरह से, लेकिन जब डाटा बेस्ड होकर उसका एनालिसिस किया गया, उसके वैल्यूज जो था वो कैलकुलेट किए गए, तो एक्यूरेसी 100% दिख नहीं रही थी। बीच में कुछ मिसमैनेजमेंट जो था वो दिखता था कि आप कैलकुलेशन कुछ करते थे, मतलब सीधा साधे सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो हिसाब किताब सही नहीं मिल रहा था, है ना, कि हम कैलकुलेशन कुछ चीजें खर्च कर आए, उसके बाद बैठ कर घर में हिसाब लगा रहे हैं कि क्या क्या खर्च कहा, तो बीच में कुछ चीजें जो था वो क्या दिख रही थी, मिस दिख रही थी, वो बैलेंस नहीं हो रहा था। यही चीज थर्मोडायनेमिक में बहुत तेजी से जो था वो देखी जा रही थी, बार बार हर टर्म के अंदर जो देखी जा रही थी कि बीच में कहीं ना कहीं बहुत छोटा सा एक एरर जो था वो देखने को मिलता है कि बीच में हमको चीजें जो था, मतलब जो कैलकुलेशन आना चाहिए कि इनपुट एनर्जी इतनी हुई, इतनी ऊर्जा हमने प्रदान करी, इस ऊर्जा ने इतने को जो था वो वर्क में कन्वर्ट किया, तो वो जब हम एनालिसिस करते हैं उस एनर्जी का, उस हीट का, उस टेम्परेचर का या जो भी और फैक्टर है, तो वो पूरी तरह से एक्यूरेसी शो नहीं करता। कुछ डाटा जो था वो मिस हो जाता है, कुछ भाग जो था वो मिस हो जाता है, हम उसको कैलकुलेट ही जो था वो नहीं कर पाते। जब इस पे बार बार ये प्रॉब्लम आने लगी तो हेंस करके साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करने की इसको कोशिश किया। उन्होंने कहा कि एक सिस्टम होता है, एक तंत्र है। आपसे अगर मैं कहूं कि इस सिस्टम के पास कुल कितनी एनर्जी है, अभी इस पे कोई काम नहीं किया गया, और मैं कहूं कि आप जब इसका कैलकुलेशन करते हो तो आप क्या कैलकुलेशन करते हो, कि मैं कहूं कि इसके पास कुल कितनी एनर्जी है, तो आप कहोगे हर सिस्टम के पास अपनी खुद की जो एनर्जी है उस एनर्जी को क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो अगर मुझे ये सिस्टम है और इस सिस्टम से कुछ भी कैलकुलेशन, दुनिया का कोई कैलकुलेशन करना है और मुझे जरूरत है ये पता लगाने की कि इसके पास है कितनी एनर्जी, टोटल कितनी एनर्जी, तो मैं कहूंगा जो इसकी क्या है, इंटरनल एनर्जी, वही इसकी टोटल एनर्जी है, तो वही जो था इसकी क्या है, इंटरनल एनर्जी। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअल में जब जब आप कैलकुलेशन, वो उसका रीजन बताने की कोशिश कर रहा हो कि ये हो क्यों रहा है, किस तरह से जो था वो हो रहा है। तो उन्होंने कहा सिस्टम की टोटल एनर्जी जो था, आप जब भी कैलकुलेशन करने बैठते हो, आप किसी प्रकार की कोई बात करने बैठते हो, हमेशा वो किस पर बेस्ड है, इंटरनल एनर्जी पर जो था वो बेस्ड है। वो इंटरनल एनर्जी पर जो था बेस्ड है, उसकी टोटल एनर्जी जो है वो कितनी है, इंटरनल एनर्जी। लेकिन उन्होंने कहा आप किसकी बात करते हो, सिस्टम की, और सिस्टम के चारों तरफ कौन है, सराउंडिंग है, और सराउंडिंग के अंदर जिसको हम एटमॉस्फेरिक फैक्टर भी कहते हैं साइंस के अंदर, वायुमंडलीय कारक भी कहते हैं, उसमें एक फैक्टर है प्रेशर जो सराउंडिंग से रिलेट करता है। मतलब सराउंडिंग जिसको आप कहते हैं, और सराउंडिंग मत बोलो, परिपार्श्व मत बोलो, सिंपल वातावरण एटमॉस्फेयर कह दोगे तब भी चल जाएगा। मतलब इस सिस्टम के चारों तरफ जो था एक एटमॉस्फेयर भी है ना, ये और ये दोनों मिलकर जो था वो यूनिवर्स बना रहा है। तो ये एक सिस्टम है और सिस्टम के चारों तरफ जो था वो क्या है, एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, परिपार्श्व है, सराउंडिंग है, यही था। और इसका, इसमें वो क्या फैक्टर होते हैं जो किसी को भी इफेक्ट करते हैं। आपने कहा हमेशा कि सराउंडिंग सिस्टम को इफेक्ट करता है, परिपार्श्व जो था वो तंत्र को जो था वो प्रभावित करता है, तो ये सराउंडिंग इसको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, चाहे वो प्रेशर की हेल्प से करे या फिर वॉल्यूम की हेल्प से करे, लेकिन इफेक्ट तो करेगा। तो उन्होंने कहा आप इस फैक्टर को तो कैलकुलेट ही नहीं करते। प्रेशर भी जो था वो एनर्जी जनरेट करेगा, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वॉल्यूम भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का ही एक रूप है। तो आप जब जब सिस्टम से रिलेटेड बात करते हो तो हमेशा ये बात क्यों भूल जाते हो कि सिस्टम को जैसे कौन रिलेट करता है, सराउंडिंग, और सराउंडिंग हमेशा जो था वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस सिस्टम को प्रभावित जो था वो जरूर करता है। तो हमारे कैलकुलेशन गलत आ क्यों रहे थे, क्योंकि हम किसको इग्नोर कर रहे थे, वो सराउंडिंग जो प्रेशर क्रिएट करेगा, वो सराउंडिंग जो वॉल्यूम में चेंजेस लाएगा, उस वजह से जो एनर्जी जनरेट होगी, हम उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। बस हम ध्यान दे रहे थे किसकी तरफ, सिंपल आप खुद जो था बहुत आसानी से फील कर सकते हैं कि मान लीजिए सिंपल अगर इसको सिस्टम मान लूं थोड़ी देर के लिए, इसकी कुछ ना कुछ अपनी इंटरनल एनर्जी होगी, अभी बस कुछ मत करो, थोड़ी देर जो था वो इसी तरह से हाथ कर जो था वो हम थोड़ी प्रेशर थोड़ा सा पुट ऑन कर रहा हूँ, थोड़ी देर जो था वो आप रखें, इसके बाद इसमें थोड़ा सा फील करना हाथ में रख के, आपको लगेगा इसकी एनर्जी जो था वो इंक्रीज हो गई। प्रेशर पुट ऑन किया, टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा कि नहीं, है ना, तो इसका मतलब इसने प्रेशर पुट ऑन किया, ये कर रहा हूँ प्रेशर पुट ऑन, इसके बाद आप देखो थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि इसका एनर्जी जो था, इसका टेम्परेचर जो था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बस ये सिंपल सी बात जो था वो समझाने की कोशिश करी और इसको एक्सेप्ट भी किया गया। और हेंस की इस बात को जब एक्सेप्ट किया तो उन्होंने कहा आज के बाद किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी पे काम करना हो तो जो पहले कहा जाता था कि उसकी इंटरनल एनर्जी है, बिल्कुल सही बात, वो इंटरनल एनर्जी है, लेकिन क्योंकि वो सिस्टम सराउंडिंग से घिरा हुआ है, क्योंकि वो चारों तरफ उसके परिपार्श्व है और उसके जो फैक्टर्स है, एक फैक्टर है प्रेशर, दूसरा फैक्टर है वॉल्यूम, और दोनों जो था वो क्या जनरेट करते हैं, एनर्जी जो था जनरेट करते हैं। तो प्रेशर और वॉल्यूम जो एनर्जी जनरेट करे, उस एनर्जी को किसमें प्लस कर दो,
इंटरनल एनर्जी में प्लस कर दो, तब वो कहलाएगी, है ना, टोटल हीट जो था, ये सॉरी टोटल एनर्जी जो था तब कहलाएगी। तो इसलिए आजकल मॉडर्न साइंस में जब हम पढ़ते हैं उस सिस्टम की टोटल एनर्जी पे काम करना होता है तो वो इंटरनल एनर्जी नहीं मानी जाती है आजकल, वो मानी जाती है एक नई टर्म एंथैल्पी, हीट कंटेंट एंथैल्पी, मतलब जो पूरी तरह से उसमें सब कुछ सम्मिलित है। मतलब क्या कहा उन्होंने, इंटरनल एनर्जी तो है लेकिन इसने प्रेशर से जो एनर्जी प्रोड्यूस करी वो प्लस कर दे, वॉल्यूम से जो एनर्जी प्रोड्यूस करी वो प्लस कर दे। आपने कहा अलग अलग क्यों नहीं करा सर आपने, प्रेशर ने एनर्जी करी आपने उसको पी से ही डिनोट कर दिया, ई प्लस क्या होना था, और फिर वॉल्यूम ने भी एनर्जी चेंज करी तो क्या होना था, प्लस वी आना था, प्लस वी, लेकिन प्लस वी नहीं आया, क्या प्लस करा, पीवी। क्यों, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम को रिलेटेड है, मैं प्रेशर चेंज करूंगा तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम भी, ये अलग अलग से फ्री नहीं है, इंडिपेंडेंट फैक्टर नहीं है, है ना। इसलिए दोनों का एक हम रिजल्ट पता करने के लिए, जिसको आप परिमाण कहते हैं, जिसको आप रिजल्टेंट कहते हैं, हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। जानते हैं आप ये बात मैथमेटिक्स में कि आप रिजल्ट निकालने के लिए या रिजल्टेंट निकालने के लिए, आप मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, आप परिमाण निकालने के लिए साइंस के अंदर उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो ये अगर स्वतंत्र होते, ये इंडिपेंडेंट होते तो फार्मूला कुछ इस तरह से बनता कि E प्लस P प्लस V। लेकिन क्या प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, नहीं है, एक दूसरे से स्वतंत्र है क्या, नहीं। ये तो समझ में आ गया, तो P और V क्यों जोड़ रहा हूं, है ना। अब बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर नहीं आया तो नहीं सोचता कुछ बच्चा, लेकिन अगर सोच रहा है कि पीवी का इनटू ही क्यों किया गया, तो वो समझाने की जो था वो कोशिश कर रहा हूं। समझ में आया क्यों प्लस किया, है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है, एक दूसरे से सह संबंधित है। और साइंस हमको सिखाती है कि जब को रिलेटेड क्वांटिटीज पर काम किया जाए साइंस में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, तो वहां रिजल्टेंट जब आप बात करते हो, परिमाण पर जब बात करते हो, मैग्नीट्यूड पर जो था वो बात करते हो, तो आप उसका क्या निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट। इसलिए आपने दोनों पर लगा कर क्या निकाल दिया, प्रोडक्ट। तब आज के बाद किसी भी सिस्टम की टोटल जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, ई प्लस पीवी, क्योंकि ये बात हमको हेंस में बताई थी, इसलिए इसको डिनोट कर दिया गया ए से, और ये कहलाता है एंथैल्पी। अब सिंपल एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि enthalpy is the sum of internal energy and energy which produced by atmospheric factor, pressure and volume। लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, enthalpy 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 जहां enthalpy लिखा ब्रैकेट में लिख लें H, इसमें लिखेगा enthalpy is the enthalpy is the enthalpy is the enthalpy is the sum of enthalpy is the sum of internal energy, enthalpy is the sum of sum of sum of internal energy, enthalpy is the sum of internal energy, enthalpy is the sum of internal energy, sum of internal energy, sum of internal energy and energy and energy and energy and energy produced by atmospheric factor and energy produced by atmospheric factor and energy produced by atmospheric factor and energy produced by and energy produced by atmospheric factor, pressure and volume, pressure and volume, pressure and volume, pressure and volume। उसके नीचे अकॉर्डिंग टू एंथैल्पी करके लिख लें H इक्वल टू E प्लस PV लिखना। किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा, किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा, किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा एवं वायुमंडलीय कारक एवं वायुमंडलीय कारक एवं वायुमंडलीय कारक दाब एवं आयतन एवं वायुमंडलीय कारक दाब एवं आयतन एवं वायुमंडलीय कारक एवं वायुमंडलीय कारक दाब एवं आयतन के कारण एवं वायुमंडलीय कारक दाब एवं आयतन के कारण एवं वायुमंडलीय कारक दाब एवं आयतन के कारण उत्पन्न ऊर्जाओं के योग को 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 एंथैल्पी कहा जाता है। उत्पन्न ऊर्जाओं के योग को एंथैल्पी कहा जाता है, एंथैल्पी कहा जाता है। ये लिख लें, एंथैल्पी के अनुसार लिख के हिंदी में H इक्वल टू E प्लस PV। बाकी बातें वही कॉमन है, आप स्टेटमेंट उसको केवल उसमें इंक्लूड करने के लिए बोलते हैं। ये भी एक तरह का स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन अवस्था फलन है, और जो स्टेट फंक्शन होते हैं उसके बारे में क्या लिखते हैं हम वो आप जानते हैं। इसका मतलब ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। चेंज इन एंथैल्पी जो था वो कंसीडर किया जाता है। लिख लें उसके नीचे जहां लिखा पैरा चेंज करके लिख लें, एंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन, एंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन, एंथैल्पी
Enthalpy is a state function. 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 Enthalpy is a state function which depend upon 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 initial and final state, which depend upon initial and final state, which depend upon initial and final state, which depend upon initial and final state of the system, which depend upon initial and final state of the system, 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 which depend upon initial and final state of the system. So we cannot calculate the absolute value. So we cannot calculate the absolute value. So we cannot calculate the absolute value. So we cannot calculate the absolute value of enthalpy. We are considered change in 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 enthalpy. उसमें हिंदी में लिखें, एंथैल्पी एक अवस्था फलन है. 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 एंथैल्पी एक अवस्था फलन है जो किसी तंत्र की प्रारंभिक एंथैल्पी एक अवस्था फलन है जो किसी तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था जो किसी तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है. जो किसी तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है. जो किसी तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है. जो किसी तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है. इस कारण इसका परिमाण ज्ञात करना संभव नहीं होता है. परिमाण या फिर हिंदी में निरपेक्ष मान भी बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू को. इसका निर्भर करता है. इस कारण इसका मान इसका परिमाण ज्ञात करना संभव नहीं होता है. इस कारण इसका परिमाण ज्ञात करना संभव नहीं होता है. इस कारण इसका परिमाण ज्ञात करना संभव नहीं होता है. अतः परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है. अतः परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है. ये लिखा डेल्टा परिवर्तन का स्टडी की जाती है. डेल्टा एच इक्वल टू एच पी माइनस एच आर. यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो आप, बस अंतर बताना था. H2 माइनस H1 भी लिख सकते थे. उसको कुछ क्योंकि लिखा नहीं जा रहा उसके पहले, इसलिए मैंने लिख दिया HP माइनस HR. पी यहाँ पर प्रोडक्ट को बता रहा है. किसी रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट फाइनल स्टेट होती है और रिएक्टेंट इनिशियल होता है, क्रिया करता है जो है ना. इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया P माइनस R. तो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट फाइनल को बताता है, रिएक्टेंट इनिशियल को बताता है, इसलिए लिख दिया HP माइनस. कोई जरूरी नहीं ऐसा लिखें आप H2 माइनस H1, मतलब बस डिफरेंस बताना है हमको. आप कुछ भी जो था वो लिख सकते हैं. ये लिख लो उसके नीचे जाके. Next, relation between change in enthalpy and change in internal energy. Relation between change in enthalpy, change in enthalpy, relation between change in enthalpy and change in internal energy. Relation between change in enthalpy and change in internal energy. एंथैल्पी हिंदी में एंथैल्पी में एंथैल्पी एवं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के मध्य संबंध. एंथैल्पी एवं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के मध्य संबंध. एंथैल्पी एवं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के मध्य संबंध. और करके लिखें प्रूव दैट. और करके लिखें प्रूव दैट. और करके या करके लिखें प्रूव दैट डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT. प्रूव दैट डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT. सिद्ध करो कि, ये लिखना, सिद्ध करो कि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT. ये हमें प्रूव करना है. देखें, हमने एंथैल्पी को एक्सप्लेन कर चुके. तो अकॉर्डिंग टू एंथैल्पी, एंथैल्पी के अनुसार ये था. एंथैल्पी के अनुसार क्या था? H इक्वल टू E प्लस
पीवी, H इक्वल टू E प्लस पीवी। इसको हम इनिशियल स्टेट पर, इसको हम इनिशियल प्रारंभिक अवस्था पर जो था वो अप्लाई करें, इसको प्रारंभिक अवस्था पर अप्लाई करें तो ये हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर H इक्वल, इसको मैंने डिनोट कर दिया H1, तो ये भी चेंज होगा E1 प्लस प्रेशर कांस्टेंट रखा, ये हो गया P, इसको कर दें V1, ये हो गया इनिशियल स्टेट। अब इसी को फाइनल स्टेट अंतिम अवस्था पर अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा H2 इक्वल टू E2 प्लस PV2, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अभी आपने कहा कि एंथैल्पी जो है वो क्या है, स्टेट फंक्शन, तो हम रिजल्ट नहीं पता करते, क्या पता करते हैं, चेंजेस। तो चेंजेस पता करें, चेंजेस कैसे पता होगा, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को जो था वो माइनस कर दें, क्या हो जाएगा H2 माइनस H1 E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस PV1, ये था H2 माइनस H1, इसको ओपन करें E2 प्लस PV2 माइनस E1, ये प्लस माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा माइनस PV1, ये था H2 माइनस H1 इक्वल टू, इसको रीअरेंज करें E2 माइनस E1, ये था PV2, ये था PV2 माइनस PV1, ये था H2 माइनस H1, ये लिखा E2 माइनस E1, ये था, यहां से P कॉमन ले सकते हैं, प्लस P V2 माइनस V1 H2 माइनस H1, या वैल्यू पुट कर दें, आप इसको लिख सकता हूं डेल्टा H, इसको डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, इसको मान लो इक्वेशन थर्ड, ये होगा इक्वेशन थर्ड। आपने गैस इक्वेशन पढ़ी थी, गैस इक्वेशन, गैस समीकरण स्टेट ऑफ मैटर्स के अंदर, पदार्थ की अवस्थाओं के अंदर आपने पढ़ा था गैस इक्वेशन। फ्रॉम गैस इक्वेशन, गैस समीकरण द्वारा क्या था, पीवी इक्वल टू एनआरटी, यही पढ़ा था। इसको भी क्योंकि आप स्टेट फंक्शन पे बात करते हुए आए, दो अवस्थाओं पर, दो स्टेट पर बात करते आए, तो इसको भी क्या करें, टू स्टेट पर अप्लाई करें। क्या सेम रखा था आपने, कांस्टेंट प्रेशर, तो आप क्या करा, पी V1 इक्वल टू N1, आपको मालूम है क्या पढ़ा था, एवोगैड्रो लॉ पढ़ा था आपने, एवोगैड्रो लॉ में आपने पढ़ा था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, याद है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, मतलब वॉल्यूम बदलता है तो नंबर ऑफ मोल्स भी जो था बदलते हैं, N क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, तो V बदला तो N भी बदल गया। R तो कांस्टेंट है, ये था R कांस्टेंट है, T क्या हो जाएगा T1, अब फाइनल स्टेट पर अप्लाई करता तो PV2 N2 और T2, अब इसलिए क्या हो जाएगा PV2 माइनस PV1 इक्वल टू N2, क्या प्रूफ क्या करना है, N2, ये शायद टेम्परेचर भी कांस्टेंट ही रखेंगे, वो देखता हूं N2 और T2, PV आपको प्रूफ क्या करना है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NRT, जो करना है उसके हिसाब से तो समझ गए होंगे, मतलब टी में चेंजेस नहीं लाना, N में ही लाना है यहाँ पर, तो ये हटा दूं तो क्या कॉमन ले, समझ गए ये क्यों करा, RT क्या था N2 माइनस N1, हमें T अकेला चाहिए, डेल्टा T नहीं चाहिए, इसकी मैं P कॉमन लूं तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1 RT N2 माइनस N1, ये हो जाएगा P डेल्टा V, ये हो जाएगा डेल्टा N RT, ये वैल्यू जो था इक्वेशन थर्ड में पुट कर दें, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस, क्या था
फॉर एग्जाम्पल एक डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई, मतलब चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये प्रूव करने को कह देगा कि बताओ कि डेल्टा एच किसके बराबर है, डेल्टा ई के, किसके, स्थिर आयतन पे, तो यहीं से हो जाएगा। अगर उसने कहा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रूव दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब चेंज इन वॉल्यूम नहीं हो रहा, मतलब डेल्टा भी कितना हो जाएगा, जीरो, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाए, लिख लें। prove that next prove that at constant volume prove that at constant volume prove that at constant volume prove that at constant prove that at constant volume prove that at constant volume delta H equal to delta E prove that at constant volume delta H equal to delta E हिंदी में सिद्ध करो कि स्थिर आयतन पर, 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 सिद्ध करो कि स्थिर आयतन पर डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई, कुछ भी चेंज नहीं करना, बिल्कुल यही सॉल्व करते हुए आएंगे यहां से, बस यहां से एक लाइन जो था वो बढ़ जाएगी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम स्थिर आयतन पर डेल्टा वी इक्वल टू जीरो, इसलिए डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी जीरो, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई, बस ये दो लाइनें जो था वो यहीं से स्टार्ट करके ये प्रूफ हो जाएगा। अगर ये सब पूछा जा चुका है इसलिए बताया। मंडे का बताई दिया आपको, क्या करेंगे, 5 बजे से बोला था आपसे, तो मंडे को भी रहेगी क्लास, और ट्यूसडे जो था जो आपकी रेगुलर टाइमिंग रहती है वही टाइमिंग जो था वो रहेगी। केमिस्ट्री क्लासेस के जो नेक्स्ट सेशन है 22-23 वाला जो सेशन है, 22-23 का जो सेशन है, उसके 26 ऑफ दिसंबर से जो था, 26 दिसंबर से जो था वो रजिस्ट्रेशन जो था वो ओपन होंगे। अशोक गार्डन ब्रांच पर जो बेच की एबिलिटी रहती है, इस बार रिस्ट्रिक्शंस थे, एक रेंज के अंदर ही जो था वो एडमिशन ले पा रहे थे। आपको मालूम है कि जैसे WHO ने भी जो था वो डिक्लेयर अभी किया कि 22 जो था मे भी हो सकता है कि ये लास्ट वो हो, कोविड मतलब हमें विचल हो चुके होंगे, उसके आदि जो था वो हो चुके होंगे, और मतलब ऐसी एक संभावना, एक पॉसिबिलिटी जो था इस पर बात करिए, और कोविड प्रोटोकॉल जो था वो शायद हट जाए। तो इस साल के सेशन जो था वो फिर जो जैसे नॉर्मल तरीके से जो रहता है, मतलब जो एडमिशन का प्रोसेस रहते थे नॉर्मल तरीके से कि एडमिशन पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस रहती थी वो हट जाएंगी। तो अशोक गार्डन ब्रांच पर जो एबिलिटी रहती है वो एबिलिटी रहती है, हिंदी इंग्लिश मीडियम सेपरेट बैच रहते हैं। हिंदी मीडियम बैच जो था वो सुबह मॉर्निंग में रहता है 6 से 7, अगर सेपरेट बैच कोई चाहता है सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 से 7 जो था वो बैच रहता है। इंग्लिश मीडियम सेपरेट बैच जो था MWF में 3 से 4 रहता है। एक मिक्स्ड बैच रहता है 4 से 5, वो हिंदी इंग्लिश दोनों जैसा रहता है, जैसे 11th के अंदर आप पढ़ रहे थे इस तरह का बैच रहता है 4 से 5 में। ये सारे जो था वो बैच जो स्टार्ट हो जाएंगे, इसके एडमिशन जो था वो 26 दिसंबर से जो था वो स्टार्ट हो जाएंगे केमिस्ट्री के अंदर जो था, है ना। रजिस्ट्रेशन आपको मालूम है कि प्रॉपर सबको पॉसिबल, अगर रिस्ट्रिक्शंस हट जाते हैं तो सबको एडमिशन 12th में देना जो था पॉसिबल नहीं होता। कोशिश करें, और आप लोग जो 11th में पढ़े हैं, जो लोग उसको अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं वो लोग जो था वो कोशिश करिएगा कि एक ही बैच के अंदर जो था वो एडमिशन ले, है ना, बैच ही और इनिशियल ले, शुरुआत के अंदर जो था वो लें, है ना। आपने से बहुत सारे लोग जो था वो लेट करते हैं, उसका कोई भी सेंस जो था
नहीं है। मतलब जब बैच स्टार्ट होने वाला होता है कि बहुत सारा बच्चा, दो स्टूडेंट्स के अंदर डिफरेंस, बैच के अंदर डिफरेंस इस बात से नहीं होता कि दो बैच जो था वो डिफरेंट है तो टीचर क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं। टीचर का पढ़ाना जो था वो डिपेंड करता है सामने बैठने वाले बच्चों के ऊपर, हालांकि वो उसको क्या एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्रेस करता है, उसको क्या रेंज तक ले जा सकता है, ये सारा कुछ डिपेंड एक्चुअल में टीचर पे करता ही नहीं है ना। आप मेरे ही अंदाज देख लोगे तो बहुत सारे बैचों में जो था वो डिफरेंट होगा, अलग अलग बैचों में। तो एक्चुअल में किस बैच के अंदर कैसा एक्सप्रेस करना है, ये सब कुछ डिपेंड जो था वो करता है बच्चे की स्ट्रेंथ से। स्ट्रेंथ मतलब नंबर ऑफ स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा, स्ट्रेंथ बच्चे की कैपेसिटी की जो था वो बात कर रहा हूँ। आप लोग का 11th का पढ़ा हुआ है, बेसिक जो था वो आपको पता है, तो 100% जब आप उस बेच के अंदर बैठ कर पढ़ते हैं तो एक अलग एटमॉस्फेयर जो था वो आता है। तो कोशिश करिएगा कि जिनका बेसिक क्लियर है, बेसिक क्लियर से मतलब 11th पढ़ा हुआ है, वो एक बेच के अंदर जो था वो एडमिशन लें, ताकि एक अलग तरह के एटमॉस्फेयर के साथ में जो था वो आप स्टडी जो था वो कर पाए। पहले भी कहा आपसे कि 11th और 12th के अंदर, 11th के अंदर आपने जो कुछ भी पड़ा है ना, इस बार टेस्ट सीरीज पर उस तरह से काम नहीं किया गया है जैसा एक्चुअल में कंडक्ट की जाती थी, क्योंकि थोड़ा से प्रॉब्लम्स थी, आप समझ सकते हैं ना, किस वजह से जो था वो ऐसा नहीं किया गया, जो भी रीजन थे कोविड वजह से, है ना। नहीं तो उसका एक अलग प्रोसीजर रहता है जो 12th के अंदर टेस्ट सीरीज का जो प्रोसीजर रहता है, वो 3 तरह के प्रोसीजर जो था वो रहते हैं। जैसे अभी 12th का कोर्स जो था वो टोटल खत्म हो चुका है, मतलब अभी 12th के अंदर जो भी बैच हैं उनके ऑलरेडी टोटल कोर्स जो था वो खत्म हो चुका है। अब उनके जो कोर्स का जो एक्चुअल नॉर्मल अगर सब कुछ रहा और हमें किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन फेस नहीं करना पड़ा किसी तरह से हमें, तो उसका जो तरीका होता है वो होता है, एक होता है टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, क्लासरूम प्रैक्टिस पेपर जो था वो कहलाता है, हर टॉपिक का क्लासरूम के अंदर प्रैक्टिस पेपर रहता है। इसके बाद एक होता है कंबाइंड टेस्ट सीरीज होती है, स्वप्न नाम से आप अगर सर्च करेंगे आप तो आप देखेंगे कि किस वो लेवल पर जो था वो टेस्ट होता है। 12th पे आप यूट्यूब पे या कहीं पर एक जगह पर आप सर्च करेंगे, है ना, तो 4 इंस्टीट्यूट पर क्लास लेता था, जहांगीराबाद, अशोका गार्डन, हर्षवर्धन नगर और जवाहर चाक, चारों का कंबाइंड एक टेस्ट जो था होता है। आपको रोल नंबर अलॉट किया जाता था, टेस्ट अलॉट किया जाता था, कॉपी भी हम जो था वो चेक नहीं करते, कोई भी एक्सपर्ट जो बाहर का ही रहता था वही चेक करता था, है ना, क्योंकि जब आपका टीचर कॉपी चेक करता है तो इन्फ्लुएंस होता है आपसे। मैं भी कॉपी चेक करूंगा तो पूरी तरह से ना कहूं तो थोड़ी बहुत तो इन्फ्लुएंस रहूंगा कि मुझे जब बच्चे का चेहरा दिखाई देगा कॉपी के ऊपर तो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं बच्चे से कि नहीं ये तो रेगुलर इस तरह से स्टडी करने वाला है, तो कॉपी पर पेन चलने का अंदाज जो था वो टीचर का अलग हो जाता है। बोर्ड में कॉपी चेक करना और आपके स्कूल के टीचर का कॉपी चेक करने में एक बेसिक डिफरेंस जो था वो यही रहता है, आप सालों से उससे पढ़े होते हैं, 8 साल 10 साल जो था, तो जब आपकी कॉपी उसके सामने आती है तो आपकी इमेज भी उसके को दिखाई देती है उस कॉपी के ऊपर जो था, और उसका कॉपी चेक करते टाइम उसके पेन के साथ में आपकी वो इमेज जो था वो चलती है ना। 2 लाइनें आगे की पढ़ता है, बहुत अच्छी इमेज बना है आपकी, पढ़ने की एक अलग तरह की है, 2 लाइनें पढ़ी, 3 लाइनें पढ़ी, 4 लाइनें पढ़ी, आगे पढ़ेगा ही नहीं, श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, नहीं तो कॉपी चेक नहीं होगी, साल भर लग जाएगा, है ना, तो आगे पढ़ेगा ही नहीं वो, ये मतलब 100% बता रहा हूँ, है ना, तो वो पढ़ेगा ही नहीं आपका। अब आपने पहले पेपर पे 100% दिया, 100% दिया जब पहले पेज के ऊपर, तो दूसरे में और कम हो जाएगा, पहले में तो उसने 10 लाइनें पढ़ी थी, अब 8 ही पढ़ेगा, है ना, और बेहतर किया, और आखिरी तक जाते जाते केवल पेन चलेगा, है ना, कि आपका लिखा हुआ, इसलिए कहते हैं टीचर सारे क्वेश्चंस जो था वो अटेम्प्ट करके आना, लेकिन ये बात सबको एडवांटेज नहीं देती है, अब वो बच्चे पर वेरी करता है अलग अलग। तो आखिरी में कई बार आप अटेम्प्ट करते करते आते, जब आप अटेम्प्ट स्कूल में बात बता रहा हूँ, है ना, लेकिन ये चीज आप जब बोर्ड एग्जाम के अंदर करते हैं तो वहां पर भी ये चीज बहुत इंपैक्ट रखती है। जब भी टीचर कहता है जो आपका सबसे बेस्ट है, जो सबसे आपका श्रेष्ठ है, वो सबसे पहले 2-3 पेजों पर दो, क्योंकि वो तो नया है, आप ना वहां पर आपका नाम है, ना वहां पर आपकी फोटो है, ना बस आपका रोल नंबर है। तो आपसे जब बोर्ड के अंदर पेपर हम सॉल्व करने को कहते हैं तो तब भी वहां पर यही बात की जाती है कि आप सबसे पहले 2-3 पेज पर अपना बेस्ट दो। क्यों दो? यहाँ पर सब नीट एंड क्लीन सब कुछ इतना बेहतर दो वहां पर, क्योंकि अब की बार आपकी जो इमेज क्रिएट होगी वो कितने में, वो 2-3 पेज के अंदर ही। पहला पेज पूरा पढ़ता है, प्रॉपर तरीके से उसने स्टडी मतलब पढ़ा उसने, देखा उसका आपके आंसर देने का तरीका, आपका पैटर्न किस तरह का है, क्या वर्डिंग इस्तेमाल कर रहा हो, क्या सब कुछ उसने देखा। 2-3 पेज, क्योंकि अभी वो इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, आपको जानता नहीं है, लेकिन 100% 2-3 पेज तक आते आते वो ऐसा होने लगेगा, और फिर उस अंदाज के अंदर, और आपने सारा कुछ वो दिया, ऐसा लग रहा है कि आपने पहले ही आंसर लिखा, ऐसा लग रहा है इसको पकड़ के ढूंढ कर लेकर आओ, इसको कहीं से जो था। ये बहुत इरिटेट करती है काफी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं या कोई भी कॉपी चेक, तो इरिटेट करता है बच्चे का मतलब। और कई बार आंसर इतना इरिटेट करता है कि वो सही बेहतर आंसर वाला जो होता है जिसपे आपने सब कुछ अच्छा करा था और 100 to 100 मार्किंग होना थी जिसमें, है ना, 100% मार्किंग, उस पर भी वो मार्क्स नहीं ले पाता, उस पर भी मालूम हो रहा है 10 का था, पूरा 100 वाला था, वो मार्क्स मिल जाते हैं 6, वो मिल जाते हैं 5, ये था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो था वो रखता है इस तरह से जो था। तो उसमें जो टेस्ट सीरीज जो रहती है उसके अंदर पहला रहता है प्रैक्टिस पेपर, तो क्लास टॉपिक वाइज, दूसरा एक कंबाइंड टेस्ट सीरीज होती थी जिसके अंदर आपको एक एग्जाम सेंटर अलॉट किया जाता है, इसमें 3 पेपर की सीरीज जो था वो रहती थी, जिसमें कंबाइंड पेपर भी कोई और जो था वो लेगा, सारा अरेंज किया जाता था टीचर, और लास्ट के अंदर होता था ओपन टेस्ट जो था
होता है जो अभी भी होंगे ओपन टेस्ट में, मतलब आपको टेस्ट पेपर पहले ही लीक कर दिया जाता है, पहले ही बता दिया जाता है कि ये पेपर जो था वो होगा, ये सबसे टफ होता है ना। वो सबसे टफ होता था जिसमें हम ये बता देते थे कि पेपर में क्या आने वाला है, मतलब जो भी टेस्ट लेते हैं उसका पहले पेपर जो था वो ओपन कर देते हैं। अब क्यों टफ होता होगा आप समझ जाएंगे, हालांकि अब उसके बाद भी नहीं कर पा रहे तो फिर क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। हालांकि हमने पहले ही बता दिया कि पेपर क्या आने वाला है, उसके बाद भी अब उसके अंदर वो सबको फायदा दे जाता है एग्जाम के अंदर कि आपके पास क्वेश्चन जो था वो ओपन है। तो ये 3 स्टेप के अंदर जो था वो एग्जाम जो था वो लिया जाता था। ये था 26 से जो था वो ओपन होंगे। मैंने यहाँ बताया जहांगीराबाद के अंदर जो था टीटीएस के अंदर क्लास रहती है। जहांगीराबाद में जो टीटीएस के अंदर क्लास रहेगी, इंग्लिश मीडियम बैच टीटीएस के अंदर 4:30 से 5:30 रहता है। फिर 11th का बैच रहता है उसके बाद, और उसके बाद 6:30 to 7:30 वाला बैच मिक्स्ड बैच है हिंदी इंग्लिश का, और 7:30 से 8:30 वाला जो बैच है वो सेपरेट हिंदी मीडियम बैच है। तो सारी ब्रांच पर जो था वो ओपन हो जाएगा। 26 दिसंबर से आप फॉर्म कलेक्ट करके जमा कर सकते हैं। थैंक यू।